तो आज हमें शुरू करना है अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से। तो जिनके पास किताब है टीएस ग्रेवाल वाली, वो पेज नंबर 1.62 पर आना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके साथ किताब का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं बेसिकली आज उन्हीं पर बेस्ड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम वाले। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहा है। हाउ विल द फॉलोइंग आइटम्स बी प्रेजेंटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो ये जो सवाल होते हैं इस तरह के, ये एग्जाम में 3 नंबर के आते हैं। तो इसके अंदर वो ये पूछते हैं कि आपको ना आइटम्स की प्रेजेंटेशन दिखानी है। किसके अंदर दिखानी है? एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखानी है एंड बैलेंस शीट के अंदर दिखानी है। तो आपको सिर्फ आइटम्स के प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए 3 नंबर आपको देगा। तो अब आप आइटम्स का हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला आइटम दे रखा है हमको टूर्नामेंट फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो टूर्नामेंट फंड का मतलब होता है कि ये आपके लिए एक स्पेसिफिक फंड है। कौन सा फंड है? स्पेसिफिक फंड है। और ये उसका हमको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 3 लाख रुपए। फिर उसके नीचे दे रखा है 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स एज ऑन 1 अप्रैल। तो आपको मैंने सिखाया था कि कई बार स्पेसिफिक फंड्स के अगेंस्ट हम कुछ उसी के नाम की इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से एसेट है, स्पेसिफिक फंड एसेट 3 लाख रुपए का, राइट। उसके बाद हमको दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि उस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स पे हमको कभी कभी इंटरेस्ट मिल जाता है। तो हमको कितना इंटरेस्ट मिल गया? 30,000 रुपए। अब ये 30,000 रुपए जो हमको इंटरेस्ट मिला, ये हमारे स्पेसिफिक फंड को ही क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो हम उसी के अंदर उसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद दे रखा है सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स का मतलब हो गया कि हमने टूर्नामेंट टिकट्स जो है वो बेचे और वहां से हमको इतने रुपए मिल गए। तो इसका मतलब ये भी हमारे एक तरह से टूर्नामेंट से रिलेटेड ही इनकम हो गई। तो ये सेल भी हमारी टूर्नामेंट फंड को बढ़ा देगी। उसके बाद है टूर्नामेंट प्राइजेस अवॉर्डेड, यानी कि हमने टूर्नामेंट प्राइजेस जो हैं वो दे दिए। तो टूर्नामेंट प्राइजेस देना मतलब ये हमारा खर्चा हो गया और टूर्नामेंट से रिलेटेड ही एक्सपेंस है। तो इसको हम इसी फंड में से डिडक्ट कर देंगे ताकि हमारे उसी स्पेसिफिक फंड को कम कर देगा। तो समझ आ गया पहले बेसिक। तो एग्जाम में तो आपको क्या करना रहेगा, आपको जो बैलेंस शीट बनानी होगी उसके अंदर सिर्फ हम ओरली डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर लायबिलिटी साइड पर आप क्या सबसे पहले शो करोगे? टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस, वो आ गया आपका 3 लाख। ठीक है, आप बस कैलकुलेट करते रहना, फिर हम आंसर टैली कर लेंगे। उसके बाद उसी के अंदर हम ऐड कर लेंगे जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ 30,000। तो कितना हो गया? 330। फिर उसी के अंदर हम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स के जो पैसे मिले 75,000 वो भी ऐड कर लेंगे। तो कितना हो गया? 4,05,000। और उसी में से हम माइनस कर देंगे टूर्नामेंट प्राइजेस अवॉर्डेड जो हमने करे 60,000 के। तो आपकी लाइबिलिटी साइड पर टूर्नामेंट फंड का जो फाइनल बैलेंस बचा हुआ होगा वो कितना बचा हुआ होगा? 3,45,000। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर टूर्नामेंट फंड आपका इतने रुपए का बेसिकली फाइनली नजर आ रहा होगा। ठीक है। एसेट साइड का एक ही आइटम है यहां पर, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो उसने हमको दे रखी थी 3 लाख रुपए की। तो एसेट साइड पर आपको सिर्फ 3 लाख रुपए का ये इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट, 3 नंबर पक्के। तो ये देखो, ये बोर्ड्स के अंदर भी क्वेश्चन आ रखा है 2020 में। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर की प्रेजेंटेशन का। क्लियर हो गया? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये भी इसी तरह का है, एक और देख लेते हैं। इसमें कह रहा है हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद द प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए क्लब। तो जब इस तरह की लैंग्वेज होती है तो ये भी बेसिकली आपकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ही होता है कि वो पूछ रहा है आप फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते समय कैसे इन आइटम्स को डील करोगे। तो फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या क्या होता है आपको बताया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की प्रिपरेशन तो हमसे करवाता नहीं है, तो इन्हीं दोनों से हमसे पूछेगा कि क्या डील करना है हमको। तो अब आप इसमें देखो उसने हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है मैच फंड। तो ये फिर से हमारे लिए क्या हो गया? एक स्पेसिफिक फंड हो गया। तो इसका ओपनिंग बैलेंस है 80,000। फिर हमको दे रखी है मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स। तो इसका मतलब ये कहां शो करेंगे हम? एसेट साइड पे।
फिर उसी के नीचे हमको दे रखा है मैच फंड का बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस भी हमारे लिए एक एसेट साइड का ही आइटम होता है। तो इस बार दो दो चीजें आपको एसेट्स में उसी स्पेसिफिक फंड के एसेट से रिलेटेड दे रखी हैं, तो दोनों को हम वहीं दिखा देंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स। हमको मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट मिला, तो इसको कहां शो करेंगे हम? मैच फंड के अंदर ही ऐड कर देंगे, क्योंकि ये मैच फंड को बढ़ा देगा। उसके बाद दे रखा है मैच एक्सपेंसेस। तो मैच एक्सपेंसेस का क्या करेंगे हम? ये हमारे मैच फंड को ही कम कर देंगे, क्योंकि ये मैच से ही रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए। तो बेसिकली आपका लाइबिलिटी साइड पर मैच फंड का आंसर कितना बचेगा? सिर्फ अगर आप देखोगे तो 80,000 में ऐड हो जाएगा 2880 और माइनस हो जाएगा 5500। तो आपका बेसिकली 77,380 आ जाएगा लाइबिलिटी साइड पे मैच फंड। और एसेट साइड पर आपका क्या दो आइटम्स आ रहे होंगे? इन्वेस्टमेंट 72 और बैंक बैलेंस 3500। तो क्लियर हो गया फंड बेस्ड अकाउंटिंग सब बच्चों को? कोई दिक्कत डाउट तो नहीं है? तो 3 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे प्रेजेंटेशन बेस्ड। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर जो हमने सीखा था कि सब्सक्रिप्शन इनकम निकालनी होती है एनपीओ वालों को। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अपने साथ ही सॉल्व करवाऊंगा पूरा एनालिसिस करके। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय क्लब्स किंग्स क्लब दिल्ली वर 4,09,000 इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो बेसिकली इतनी कहानी का ये मतलब है कि हमारा क्लब है और हमें सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुए 4,09,000 के टोटल, जिसके अंदर 5,000 रुपए तो हमको प्रीवियस ईयर के रिसीव हुए हैं और 10,000 रुपए हमको फ्यूचर ईयर के रिसीव हुए हैं, भविष्य के। फिर वो कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर 15,000 रुपए। कह रहा है कि करंट ईयर के एंड पर हमारे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहे 15,000 रुपए के। फिर कह रहा है द सब्सक्रिप्शंस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020 वर 8,000। और कह रहा है सब्सक्रिप्शंस ड्यू हुए और जो रिसीव नहीं हुए हमें पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर जो आउटस्टैंडिंग रहे वो रहे 8,000। वाइल द सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट वर 18,000। और कह रहा है प्रीवियस ईयर की ही डेट पर जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में रिसीव हुए वो हुए थे 18,000 रुपए। ठीक है, पहले ये तो बेसिक चीजें हो गई। वो पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो इसके अंदर क्योंकि सारी बातें नॉर्मल हैं तो मैं एक बार फटाफट एनालिसिस लिख देता हूं। जो 4,09,000 रुपए हमें मिला उसके अंदर उसने बोला था कि 5,000 रुपए हमें पिछले साल के मिले हैं और 10,000 रुपए हमें फ्यूचर ईयर के मिले हैं। उसके अलावा कह रहा था कि हमारे करंट ईयर पर आउटस्टैंडिंग जो दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग, वो दे रखे हैं हमको 15,000 रुपए। और सब्सक्रिप्शन ड्यू जो प्रीवियस ईयर के थे एट प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020 वो दे रखे हैं 8,000 रुपए। और हमें प्रीवियस ईयर में ही जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला वो दे रखा था 18,000 रुपए। तो थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम बनाकर एक बार आपको समझा देता हूं, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का एनालिसिस बना लेता हूं आपके लिए, आप बस मुझे ये बताना कि आपको समझ आया कि नहीं। ये है हमारा करंट ईयर 31 मार्च 2021 को जो एंड होगा, डेट लिख लेता हूं 31 मार्च 2021 को एंड होगा। तो इससे पिछला साल है यानी कि ये है हमारा प्रीवियस ईयर जो 31 मार्च 2020 को एंड हुआ था। और इससे आगे जो होगा वो होगा हमारा फ्यूचर ईयर जो 31 मार्च 2022 को एंड हुआ था। ठीक है, अब उसने जो जानकारी दी मैं वो बनाता चलता हूं ताकि हमारा एनालिसिस सही चले। उसने ये बोला था कि हमको जो सब्सक्रिप्शन मिले इस साल, मतलब हमको जितना पैसा टोटल रिसीव हुआ वो कितने रुपए टोटल रिसीव हुआ? 4,09,000। ठीक है, हमें टोटल 4,09,000 रुपए रिसीव हुए। फिर उसने पहली ही लाइन में ये बता दिया था कि इसमें इंक्लूड हो रहे हैं 5,000 रुपए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब इसका मीनिंग पहले आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसका मीनिंग ये होता है कि मान लो पिछले साल एक बच्चा था,
और इसकी फीस थी 5,000 रुपए। तो मैं इससे कहता था लाओ फीस दे दो, इसने नहीं दी। फिर मैंने कहा कि लाओ अब दे दो, इसने नहीं दी। मैंने कहा लाओ अब दे दो, इसने नहीं दी। तो पूरा साल निकल गया और इसने अपनी क्लास 11th की फीस मुझे नहीं दी। इसने पिछले साल अपने 5,000 रुपए मुझको नहीं दिए। लेकिन जब ये करंट ईयर में आया, यानी कि जब ये क्लास 12th में आ गया, तो इसने कहा कि सर मैं अब आपको अपनी वो पुरानी वाली फीस देना चाहता हूं। तो इसने अपने 5,000 रुपए मुझे इस साल दिए। तो इस 4,09,000 रुपए में 5,000 रुपए बेसिकली क्या है, पिछले साल के हैं। ये इसका मीनिंग है। तो इससे हम इंटरप्रिटेशन ये निकालते हैं, इससे एक इंटरप्रिटेशन ये निकल जाती है कि इसका मतलब ये 5,000 रुपए पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ आई? इसका मतलब ये 5,000 रुपए पिछले साल नहीं मिले होंगे। सीधी बात है, अगर भाई कोई बच्चा 11th की फीस अभी दे रहा है, 12th में दे रहा है, तो मैं ये इससे इंटरप्रिटेशन तो निकाल सकता हूं कि इसका मतलब पिछले साल उसने नहीं दिए होंगे। अच्छा, पहले समझ आ गया इतना? और फिर उसी लाइन में उसने दे रखा था एंड 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इसी तरह एक बच्चा और है, उस बच्चे ने कहा कि सर मैं आपको बीकॉम की फीस, मतलब कि भविष्य की बीकॉम की फीस अभी इस साल दे देता हूं। तो उसने मुझे फ्यूचर ईयर के पैसे यानी कि 10,000 रुपए अभी से एडवांस में दे दिए। तो पहले इतना क्लियर हो गया आपको लैंग्वेज के हिसाब से? अभी दिमाग में फॉर्मूला मत लगाने की सोचना, आप ये समझो कि आपको पहले लैंग्वेज समझ आ रही है। यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है। फिर उसके बाद उसने दिया था क्वेश्चन ने, एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी मेरे को इंग्लिश की अलग से 5 मिनट की क्लास लेनी है, तो पहले मैं उसकी चर्चा करता हूं अलग से। थोड़ा सा नीचे एक टर्मिनोलॉजी होती है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। एक अंग्रेजी के शब्द ये होते हैं और एक अंग्रेजी के शब्द होते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब इन दोनों अंग्रेजी के शब्दों में थोड़ा सा प्रीपोजिशंस हैं। वैसे तो बचपन में सिखाते हैं फॉर का मतलब क्या होता है, एट का मतलब क्या होता है। फॉर का मतलब होता है के लिए, एट का मतलब होता है पर। तो इस लैंग्वेज से थोड़े मीनिंग बदल जाते हैं, और क्योंकि मीनिंग बदल जाते हैं तो फिर हमको हमारा ट्रीटमेंट भी ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है। अब मैं इसका मीनिंग पहले समझा देता हूं, बेसिक दोनों शब्दों का क्या मीनिंग होता है। फॉर द ईयर का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर का मतलब होता है कि मैं सिर्फ करंट ईयर की बात कर रहा हूं, सिर्फ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये होता है। और लेकिन जब हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड कहते हैं तो एट का मतलब ये होता है कि ये उस दिन का पोजीशन बता रहा है, ये उस दिन की पोजीशन बता रहा है। तो इसका मतलब ये टोटल आउटस्टैंडिंग बताता है, टोटल आउटस्टैंडिंग बताता है एट 31 मार्च। अब टोटल आउटस्टैंडिंग बताने का मतलब ये है कि ये पोजीशन बताता है, जबकि फॉर द ईयर का मतलब होता है ये सिर्फ करंट ईयर का बताता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, फिर आप मुझे बताना। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास क्लास 11th में एक बच्चा पढ़ता था जिसकी फीस थी 3,000 रुपए। उसने अपनी फीस क्लास 11th में मुझे नहीं दी। ठीक है। और पूरी की पूरी क्लास 12th भी निकल गई और उसने अपने पैसे मुझे अभी तक नहीं दिए, यानी कि उसने मुझे क्लास 11th के 3,000 रुपए दिए ही नहीं है इन नटशेल। फिर दो बच्चे मेरे पास क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, मान लेते हैं उनकी फीस है 5-5 हजार रुपए। उन दोनों ने भी मुझे अपनी अभी 12th की फीस नहीं दे रखी। ठीक है, उन दोनों ने भी अपनी मुझे 12th की फीस नहीं दे रखी। अब बड़े ध्यान से समझना लैंग्वेज का, जब मैं बात करता हूं आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर की, तो आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर का मतलब होता है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने हैं। तो एज पर माई डायग्राम, तो जब मैं कहूंगा आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर तो वो वैल्यू होगी 10,000। इसका मतलब मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि क्लास 12th के कितने रुपए आउटस्टैंडिंग है, तो मेरी फिगर होगी 10,000। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे को एट द एंड बताओ, आज इस दिन मेरी पोजीशन बताओ कि मुझे टोटल आउटस्टैंडिंग अभी तक कितने रुपए नहीं मिले हैं, तो आप कहोगे कि सर 3,000 तो 11th के भी नहीं मिले और 10,000 आपको 12th के भी नहीं मिले। तो अगर मैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड की फिगर पूछूंगा तो आप कहोगे 13,000। तो ये फर्क होता है एट में और फॉर में।
तो पहले एट और फॉर की आपको माइन्यूट सी कहानी क्लियर हो रही है। तो जब क्वेश्चन में लिखा होता है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर तो एक अलग मीनिंग निकलेगा, और अगर क्वेश्चन में लिखा होता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो अलग मीनिंग निकलेगा। क्लियर हो गया? तो एट का मतलब होता है कि हम लास्ट की पोजीशन बता रहे हैं, और फॉर का मतलब होता है कि हम उस साल का, बेसिकली खाली उसी साल का, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बता रहे हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, अब आपको ये इंटरप्रिटेशन इस क्वेश्चन में लगानी है। किताब में जरा ध्यान से देखें, उसने थर्ड लाइन में बीचों बीच जो अंग्रेजी दे रखी है उसको ध्यान से पढ़ना। उसमें उसने लिख रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 वर 15,000। इसका मतलब उसने जो आउटस्टैंडिंग बताए हैं वो सिर्फ करंट ईयर के बताए हैं। फॉर का मतलब होता है सिर्फ करंट ईयर के, तो उसने ये बताया है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 15,000 है। इसका मतलब खाली खाली इस साल के आउटस्टैंडिंग वो बता रहा है 15,000 है। तो ये ध्यान रखना, ये पोजीशन नहीं है, इट इज नॉट पोजीशन, इट इज नॉट आउटस्टैंडिंग एट द एंड। पहली बात, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, फॉर द ईयर अलग चीज होती है और एट द एंड अलग चीज होती है। क्लियर रहेगी बात? तो उसने जो हमें आउटस्टैंडिंग बोले हैं वो बोले हैं आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 15,000। इसका मतलब ये सिर्फ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। अब मैं आगे पढ़ रहा हूं। उसके बाद उसने बोला था आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020 वर 8,000। आओ देखो, ये एक और मजेदार पॉइंट है। उसने हमें यह बताया कि प्रीवियस ईयर के एंड पर, यानी कि जिसको मैं कह सकता हूं आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, वो कितने रुपए है? 8,000। उसने हमें यह बताया कि प्रीवियस ईयर के एंड पर, या जिसको हम आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कहते हैं, वो कितने रुपए हैं? 8,000। ये गिवन है। अब मेरी इंटरप्रिटेशन देखो, मेरी इंटरप्रिटेशन देखो। इसका मतलब क्लास 11th में 2 बच्चे होंगे, क्लास 11th में 2 बच्चे होंगे, एक बच्चे की फीस थी 5,000 और इसका मतलब दूसरे बच्चे की फीस थी 3,000। उसने भी पैसे नहीं दिए, मैं उससे मानता रह गया। मैंने कहा 3,000 दे दो, कह रहा नहीं दूंगा। मैंने कहा 3,000 दे दो, कह रहा नहीं दूंगा। मैंने कहा 3,000 दे दो, कह रहा नहीं दूंगा। मैं मांगता रह गया और उसने अपने पैसे नहीं दिए। तो इसका मतलब पिछले साल 2 बदमाश थे, एक ने 5,000 नहीं दिए और एक ने 3,000 नहीं दिए थे पिछले साल, राइट? तभी पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना गिवन है? 8,000। अब इससे जो हम नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन निकालेंगे वो ध्यान से सुनना, फिर मुझे बताना वो आपको समझ आया कि नहीं। पिछले साल जो 2 बदमाश थे, उन्हें मैं नीला रंग बना रहा हूं, उनमें से जो पहला बदमाश है नंबर 1 5,000 वाला, वो तो अपने पैसे दे चुका इस साल, उसने तो अपने पैसे 12th में दे दिए। लेकिन जो ये 3,000 वाला बदमाश है नंबर 2, क्या इसने अपने पैसे मुझे अभी तक भी दिए हैं? क्या इसने मुझे अपने पैसे 3,000 12th में भी दिए हैं क्या? बोलो, नहीं दिए। इसका मतलब इस बदमाश के, दूसरे बदमाश के तो 3,000 रुपए अभी तक मुझे नहीं मिले, ये मैं कह सकता हूं। यानी कि मैं ऐसा लिख देता हूं कि ये 3,000, यहां लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं कि 3,000 रुपए स्टिल आउटस्टैंडिंग है, ऐसा लिख सकता हूं। इसका मतलब 3,000 रुपए मुझे अभी तक भी नहीं मिले, राइट? तो अब देखो, जो आपको नीचे कहानी सिखाई, हमें आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर तो दे रखा है 15,000, लेकिन मेरा मकसद होता है, या मुझे जो मेन चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कि मेरी एट द एंड में क्या पोजीशन है, कि मेरे एट द एंड में कितने टोटल आउटस्टैंडिंग्स हैं। तो मेरे इस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे क्या बता सकते हो कि एट द एंड मतलब कि यहां पर मेरे लिए आउटस्टैंडिंग कितना है? 18,000। वेरी गुड। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो क्या सबको बात समझ आ गई? क्लियर हो गया आपको? तो हमारा आउटस्टैंडिंग जो एंड में है फिगर वो 18,000 है, और उसका ब्रेकअप आपको क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब इसमें 15,000 तो सिर्फ करंट ईयर के हैं और 3,000 इसमें अभी भी पुराने साल के भी हैं। तो एट द एंड का मतलब होता है वो पोजीशन बताता है, और फॉर का मतलब होता है वो पूरे साल के करंट ईयर के बताता है। तो क्लियर हो गई कहानी, लैंग्वेज? ठीक है। और उसके बाद उसने लास्ट में बस दे रखा था वाइल द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट, मतलब कि वही बिगनिंग वाले।
तो एडवांस उसने बिगनिंग के बता रखे हैं हमको 18,000, ये गिवन है। तो अब देखो हमारे पास चारों चीजें आ गई जिनके बारे में हमने सब्सक्रिप्शन के टाइम पे आपके साथ डिस्कशन कर रखा था। चारों चीजें क्या क्या, एक बार बोल देता हूं। पहले बिगनिंग की अगर बात करूं तो बिगनिंग का एडवांस कितना है 18,000 और बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है 8,000। फिर एंड की अगर बात करूं तो एंड में आउटस्टैंडिंग आपने निकाल ही लिया 18,000 और एंड में एडवांस तो बस एक ही था, ये देखो एक ही था जिसने अपने पैसे मुझे बीकॉम के पैसे दे दिए थे। तो एंड में मेरे पास एडवांस कितना है, सिर्फ 10,000 जिसने मुझे अपने पैसे दे दिए थे, राइट। तो जो मैंने ये चार बादल बना रखे हैं इससे सब बच्चे बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, सारी फिगर से कंफर्टेबल हो आप, ठीक है। तो अब हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसी को यूज कर लेते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा था, आप भी चाहे दोबारा लिख लो मेरे साथ अब, तो आपका याद हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यानी कि हमें इस साल कितना टोटल मिला। टोटल का मतलब मैंने तब ये बताया था कि टोटल में हमेशा टोटल ही लिखना है आपको, यानी कि जितने मिले सारा लिख डालने का है। कितना मिला हमको टोटल, 4,09,000, बिल्कुल सही। फिर हम उसमें ऐड करते थे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो देख रहे हो, इसलिए छोटे छोटे वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है। एट लगाएगा फॉर्मूले में तो हमको एट वाली ही फिगर लेनी है, फॉर नहीं लेने का, एट वाली लेनी है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितनी है हमारे, 18 है ना, हमने इसी को निकाला था ना डिस्कशन करके 18। फिर ऐड करना था एडवांस एट द बिगिनिंग, वो कितना है 18, मेरे ख्याल से वो भी गिवन ही है। उसके बाद माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है 8, और माइनस एडवांस एट द एंड, वो कितना है 10,000 है ना, एक बच्चे ने बीकॉम के पैसे दे दिए थे। इसका मतलब मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम जो होगी वो निकल जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो 4,27,000। तो मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम आ गई 4,27,000। तो आप किताब वालों का भी चेक कर लो कि उनका क्या आ रहा है। तो 4,27,000, इसका मतलब किताब वालों ने भी सही करा है, उन्होंने भी, इसका मतलब उन्हें भी अकल है फॉर और एट में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो अब हमको क्लियर हो गया। चलो, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है मजेदार, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी किताब में, पहले पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020-21 टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसमें भी आपको 2021 की इनकम निकालनी है जो आप क्रेडिट करोगे। पर्टिकुलर्स पहले देख लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा डायग्राम बनाकर। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग 50,000 फॉर 2019-20 मतलब पिछले साल के, कॉमा 75,000 फॉर 21-22 यानी बीकॉम के अगले साल के, एंड 25,000 फॉर 2022-23 यानी उससे भी और आगे के, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2020, इसका मतलब बिगिनिंग में हमारे पास कुछ एडवांस दे रखा है इंक्लूडिंग 37,500 फॉर 21-22 यानी कि भविष्य के 87,500। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल, तो इसमें देखो एज ऑन का मतलब एट ही होता है, तो ये आपके लिए एट ही है। तो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गए एक तरह से। और अगला दे रखा है उसी के नीचे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, तो ये भी एज ऑन का मतलब एट ही होता है। तो ये एक तरह से आपके पास सीधा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गए। तो आउटस्टैंडिंग में तो चलो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सीधे सीधे एट बिगिनिंग भी है और एट एंड भी है ना, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नीचे उसने एक बड़ी मजेदार लाइन चिपका दी, कह रहा है आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है उनमें से कह रहा है 37,500 आर नो, ये लॉन्गर है, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है किताब में, आर नो लॉन्गर रिसीवेबल। कह रहा है 37,500 अब हमें मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब भाई
नहीं मिले होंगे, पिछले साल बच्चे ने पैसे नहीं दिए और वो बदमाश है, कह रहा है फोन करके मैं दूंगा भी नहीं, जो करना है कर लो। तो इसका मतलब ये 37,500 जो है ये हमारे लिए टेक्निकली बैड डेट ही हो गए। तो ये प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन उसमें से उसमें बैड डेट हो गए, वो नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब इसको हम एनालाइज कर लेते हैं। तो इसकी कहानी शुरू से शुरू कर देता हूं मैं आपको। ये मान लेते हैं प्रीवियस ईयर है, ये मान लेते हैं करंट ईयर है, और ये मान लेते हैं फ्यूचर ईयर है, और ये मान लेते हैं फ्यूचर ईयर 2 है। तो अब इसमें शुरू हुई कहानी की सबसे पहले हमें 2020-21 वाले साल की, मतलब करंट ईयर जो है वो 2020-21 है बेसिकली, इस साल की हमें सब्सक्रिप्शन इनकम निकालनी है। ठीक है, तो उसने बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको जो इस साल टोटल पैसे मिले वो लिख रहा हूं। हमें इस साल टोटल जो रुपए मिले वो कितने रुपए मिले? 19,50,000। ठीक है, टोटल रुपए हमें 19,50,000 मिले। अब उसके ब्रैकेट की बातों को बड़े ध्यान से पढ़ना, उसमें लिखा था इंक्लूडिंग 50,000 फॉर 2019-20। तो सबसे पहले धीरे धीरे करेंगे। इसका मतलब पिछले साल एक व्यक्ति था जिससे मैं 50,000 रुपए मांगता रह गया, मैंने कहा पैसे दे दो, इसने नहीं दिए, मैंने कहा पैसे दे दो, इसने नहीं दिए, मैंने कहा पैसे दे दो, इसने नहीं दिए, इसने नहीं दिए और इसने नहीं दिए। तो पिछले साल इसने 50,000 रुपए नहीं दिए, लेकिन इसने कहा कि चलो कोई नहीं सर, मैंने 11th में, पिछले साल तो आपको 50,000 नहीं दिए थे मैं, लेकिन वो अपने 50,000 आपको अब दे रहा हूं। तो मेरे पास जो 19,50,000 रुपए हैं उसमें 50,000 प्रीवियस ईयर के हैं। राइट, ये क्लियर हो गया पॉइंट। कॉमा 75,000 फॉर 21 एंड 22। अब 75,000 मुझे किसी ने बीकॉम की भी फीस इसके अंदर दे रखी है, तो इसमें मेरे पास 75,000 भी 21-22 के इंक्लूडेड हैं। और कोई एमकॉम का बच्चा भी आ गया, कह रहा है एंड 25,000 फॉर 2022-23, और किसी ने 25,000 रुपए तो 22-23 के भी दे रखे हैं, तो मेरे पास इसमें ये पैसे भी इंक्लूडेड ही हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? तो अब पहले इन दोनों की अगर चर्चा कर लो, क्योंकि कई बार यही कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दें। तो अब वो फ्यूचर ईयर के भी एडवांस दे रहा है, फ्यूचर ईयर के भी एडवांस दे रहा है, और मैं कह रहा हूं और अगले 10 साल के भी दे देता, तो इससे हमारे लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। इन दोनों बातों का अगर मैं समअप कर लूं तो मोटा मतलब यह है कि मेरे पास 1 लाख रुपए जो है वो एडवांस है, और ये एडवांस मेरे पास कब है? एंड में है। क्लियर? क्योंकि 75 अगले साल का है और 25 तो और उससे भी अगले साल का है, तो है तो दोनों ही एडवांस मेरे लिए। तो टेक्निकली वो सिर्फ डराने के लिए ऐसी बातें देता है, तो अब मैं इस डरावट को हटा ही देता हूं ताकि ये डरने डराने की बातें ही ना दिखें। तो अब मैं ऐसा कर देता हूं, मैं सीधा यही लिख देता हूं कि हमारे पास लाख रुपए एडवांस है। क्लियर? हमारे पास इसके अंदर लाख रुपए क्या है? एडवांस है। तो ये मेरे पास एडवांस एट द एंड की फिगर तो आ गई सीधी सीधी। राइट? एक बादल कंप्लीट, एडवांस एट द एंड कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद और उसने जानकारी क्या दे रखी थी? फिर उसने दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2020। तो इसको ध्यान से पढ़ना, 1 अप्रैल 2020 का मतलब है प्रीवियस ईयर का एंड, ये वाली तारीख 1 अप्रैल 2020। तो कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2020, ब्रैकेट में लिख रहा है इंक्लूडिंग 37,500 फॉर 21-22। आओ तो अब इसको भी ध्यान से समझना, थोड़ा सा ऊपर समझा देता हूं। देखो ये एक बच्चा ले लेते हैं, इस बच्चे का नाम है राजू। इस बच्चे ने 11th की फीस तो जो होगी मुझे दे ही दी थी 11th में। अब इसने पिछले साल ही मुझे एडवांस फीस भी पे कर दी। मतलब ये बच्चा इतना बड़ा फैन था मेरा, कह रहा सर मैं 11th में हूं, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं, मैं आपको सारे पैसे एडवांस में देना चाहता हूं, तो मैं क्यों मना करूंगा भला। तो मैंने कहा बताओ तुम क्या देना चाहते हो। कह रहा सर मैं आपको ना अगले साल की 12th की फीस भी एडवांस में दे रहा हूं 50,000। मैंने कहा ठीक है दे दो। और उसने तो बीकॉम की भी फीस मुझे 37,500 एडवांस में दे दी। मतलब पिछले साल मुझे कितना एडवांस मिला है? वैसे 87,500 का एडवांस मिला है। ठीक है, जिसमें से
37,500 तो 2021-22 वाले साल का है। ये देखो पढ़ लो ब्रैकेट, यही दे रखा है, पढ़ लो ब्रैकेट खुद ही, इंक्लूडिंग 37,500 फॉर 21-22, राइट। तो इसका मतलब जो बचे हुए 50,000 हैं वही आपके 20-21 के होंगे। तो उसने जो हमें एडवांस की फिगर दे रखी है उसमें इस बार उसने ये ट्रिक अपना दी। समझ आ रहा है क्षितिज भाई? कोई डाउट तो नहीं है? डायग्राम सही चल रहा है, एनालिसिस सही चल रहा है? ठीक है। तो अब देखो यहां पर सबसे बड़ा कैच पॉइंट हो गया हमारे लिए। क्यों? हम तो रट्टे मारते हैं आमतौर पे, 10 में से 9 बच्चे रट्टे मारते हैं फॉर्मूले में कि एडवांस एट द बिगिनिंग है तो ऐड कर लो। बोलो आपने यही रट्टा मार रखा है कि नहीं? सच सच बताना। आप कहते हो कि भाई एडवांस एट द बिगिनिंग जो होता है, एडवांस एट द बिगिनिंग की जो भी फिगर होती है, आप कहते हो कि हम उसको ऐड कर लेंगे। भाई क्यों ऐड कर लोगे? क्योंकि आपने रट्टा मार रखा है कि ये ऐड करना है, क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम होती है, हमने पढ़ा था, तो इसलिए आपने रट्टा मार रखा है कि इसको ऐड कर लो। भाई यही है आपका रट्टा कि एडवांस इन द बिगिनिंग को ऐड करना है। लेकिन उसका लॉजिक क्या होता है ऐड करने का? जब पढ़ाया था कि वो हम इसलिए ऐड कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमारी करंट ईयर की इनकम है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या ये पूरे 87,500 करंट ईयर की इनकम है? 37,500 नहीं है, है ना? 37,500 नहीं है ना, वो तो उसने और अगले से अगले साल की दे रखी है, एडवांस बीकॉम की दे दी है। तो क्या आप पूरे 87,500 को ही जोड़ोगे एडवांस एट द बिगिनिंग के नाम से? नहीं जोड़ोगे। समझ आ गया लॉजिक? तो यही इसमें कैच पॉइंट था कि एडवांस एट द बिगिनिंग चाहे उसने दे भी क्यों ना रखा हो 87,500, लेकिन जब मैं जोड़ूंगा तो मैं कितना जोड़ूंगा? सिर्फ 50,000, यानी कि सिर्फ अपने क्लास 12th वाली। 37,500 तो उसने बीकॉम की दे रखी है, मैं क्यों उसको 12th की इनकम में जोड़ रहा हूं? गलत हो जाएगी बात। समझ आ गया पॉइंट? तो ये इसमें सबसे बड़ा कैच पॉइंट था इस क्वेश्चन नंबर 25 में। तो इस पर 2-3 तारे वारे लगा लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। चलो, तो ये हो गया दूसरा कैच पॉइंट। अब सवाल में अगली बातें दे रखी हैं हमको। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1 अप्रैल 2020, तो वो तो सीधा सीधा मजेदार, मतलब सीधा बादल ही मिल गया हमें। उसने हमें आउटस्टैंडिंग दे रखी है सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1 अप्रैल 2020, इसका मतलब एज एट ही था। तो ये तो मैं सीधा ऐसा लिख ही देता हूं कि हमारे पास, बादल बना देता हूं, कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग उसने सीधी सीधी फिगर कितनी दे रखी है? 1 लाख, राइट। और उसी के नीचे दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021। तो ये भी हमारे पास सीधी एज एट ही होती है, तो ये भी हमारे पास एक तरह से सीधा सीधा बादल आ गया। आउटस्टैंडिंग एट एंड कितने रुपए? 1,25। बोलो जी, पहले चारों बादल बिल्कुल क्लियर हो गए, तो मैं पहले चारों बादल यहां तक के सवाल के हिसाब से दिखा रहा हूं। एडवांस एट द बिगिनिंग मैं लूंगा कितना बादल के हिसाब से? 50। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बादल में 1 लाख। फिर एंड पे आ जाओ, आउटस्टैंडिंग एट द एंड बादल में 1,25,000 और एडवांस एट द एंड 1 लाख। तो ये चारों बिल्कुल क्लियर हो गए। अब उसका लास्ट पॉइंट पढ़ लो सवाल का। लास्ट नीचे दे रखा है आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि कौन से बादल में जाना है अपने को? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाले में। कह रहे उसमें से 37,500 आर नो लार्जर रिसीवेबल, नो लॉन्गर रिसीवेबल। तो अब पहले वही रट्टू वाली बात करते हैं। हम आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग की फिगर तो वैसे तो रटने के हिसाब से 1 लाख ले रहे होते हैं कि भाई 1 लाख दे रखी है, लेकिन जब वो खुद ही कह रहा है, वो कह रहा है कि इसमें से 37,500 तो अब हमको मिलने ही नहीं है, ये तो वैसे ही बैड डेट हो गए, कह रहे हैं तो मिलने ही नहीं है। तो हमें इसका मतलब इस 1 लाख में से अब 37,500 को हटा देना चाहिए। तो अब मैं इस बादल को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग वैसे तो 1 लाख है, लेकिन मैं इसको मॉडिफाई करके सिर्फ 62,500 ही लिख रहा हूं। अब क्लियर हो गया? रीजन समझ आ गया कि क्यों इसको 62,500 लिख रहे हैं? क्योंकि वो खुद कह रहा है इसमें से 37,500 आपको मिलने ही नहीं है, यानी कि वो बेकार हो गए, तो वो हमने हटा दिए। क्लियर हो गए? तो अब करें फिट फॉर्मूला में चारों चीजें ओके। चलो, तो इस क्वेश्चन का एनालिसिस जो था वो अच्छा बड़ा था,
पॉइंट्स इसके अच्छे थे, बाकी फॉर्मूला अब हम लगा लेते हैं। तो टोटल सबसे पहले सब्सक्रिप्शन हमें जो रिसीव हुए 19,50,000, वो लिख लिया। उसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड में जो आउटस्टैंडिंग होते हैं वो हमें दे ही रखे थे 1,25,000, वो लिख लिए। उसके बाद एडवांस बिगनिंग में ये कितना लिखेंगे हम, 50,000। उसके बाद माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, ये कितना लिखेंगे हम, 62,500। और माइनस एडवांस एट द एंड, ये कितना दे रखा था, 1,00,000। ठीक है, तो बेसिकली हमारी फिगर्स इसमें कौन सी मॉडिफाई हमें करनी पड़ी, उस पर तारा लगा देता हूं। एक तो एडवांस एट द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, क्योंकि इसी पर थोड़े एनालिसिस थे। तो इसको एक बार अगर हम सॉल्व करके देखें कि भाई टेक्निकली हमारी इनकम क्या आ रही है, तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगी 19,62,500। तो मेरा तो ये आ रहा है, बाकी एक बार आप किताब वालों का चेक कर लो कि उनका क्या आ रहा है। तो किताब वालों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब उनमें भी अकल है एनालिसिस करने की, और अब तो हमें भी ये हो गई। ठीक है, तो अब ये हो गए हमारे 3 नंबर के सब्सक्रिप्शन वाले सवाल। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो था हमारा कंज्यूम्ड पार्ट, 3 नंबर का, उसका भी सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इस तरह का आ सकता है। तो इसमें कह रहा है 32 में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ शगुन स्पोर्ट्स क्लब शो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो हमको स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम कह रहा है शो करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021। और कह रहा है बैलेंस शीट्स में भी शो करो, ओपनिंग वाली में भी और क्लोजिंग वाली में भी। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। अब वो उसमें पर्टिकुलर्स दे रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स में। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था ना कि कभी कभी एनपीओ वालों के पास तरह तरह की चीजों का स्टॉक होता है, तो हमको ये निकालना पड़ता है कि वो कितना स्टॉक उन्होंने कंज्यूम कर लिया। अच्छा, वैसे ही पूछ रहा हूं, स्टॉक जो होता है ये आप लाइबिलिटीज में शो करोगे कि एसेट में? एसेट में। तो इसको बैलेंस शीट के अंदर हम कौन सी साइड शो करते हैं? एसेट साइड। तो उसने क्वेश्चन ने मांगा था ना कि मुझे बैलेंस शीट में भी दिखाओ कि कहां लिखना है, तो आप स्टॉक को कहां दिखाओगे बैलेंस शीट के अंदर? एसेट साइड दिखाओगे। तो 31 मार्च 2020 में 6200 दिखा दोगे और 31 मार्च 2021 में 4800 दिखा दोगे। ठीक है, फिर वो कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर्स हैं, तो इसका मतलब जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते हैं, जिनसे हम उधार पे क्रेडिट पे स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदते हैं, क्रेडिटर्स हैं। तो ये बैलेंस शीट में आप कहां दिखाते हो? लायबिलिटीज में। तो ये आप लायबिलिटीज में बैलेंस शीट में 9800 दिखा दोगे 31 मार्च 20 में, और 31 मार्च 21 में आप 7200 दिखा दोगे। और फिर उसने बोला कि हमने उन्हीं को एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी हम उनको एडवांस भी दे देते हैं। तो जब आप एडवांस देते हो तो ये क्या होता है हमारे लिए? एसेट होता है। तो ये मैंने बातें आपको तभी सिखा दी थी। तो इनको हम कहां शो कर देंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। पहले इतना पोर्शन क्लियर? ठीक है, फिर नीचे उसने हमको दे रखा है पेमेंट टू सप्लायर्स 1,02,000। हमने 1,02,000 रुपए की सप्लायर को क्या करी है? पेमेंट करी है। और फिर वो कह रहा है देयर वर नो कैश परचेजेस मेड, और कैश परचेज उसने बता दी कि कितनी है? 0 है। तो बेसिकली बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन तो हमारी यहीं खत्म हो गई सवाल को सॉल्व करते करते ही। अब कितना हमने कंज्यूम करा वो मैं निकाल देता हूं इसमें फुल कॉन्सेप्ट लगा के, कि इसमें अगर हम अपना फुल कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो कैसे होगा। चलो, तो आपको सिखाया था कि पहले तो हम बनाते हैं क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि हम स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर से लेन देन कर रहे होते हैं। और फिर हम स्पोर्ट्स मटेरियल का बनाते हैं स्टॉक अकाउंट,
जिससे फाइनली हम ये निकालते हैं कि कितना स्टॉक हमारा कंज्यूम हुआ होगा। आई होप यही था कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो बस फटाफट फिगर डाल रहा हूं, ज्यादा इसमें सज्जो सजावट नहीं कर रहे। तो आपको मैंने बताया था कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस जो होता है, क्योंकि वो लायबिलिटी है तो उसको आप क्रेडिट साइड पर लिखते हो। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 9800 और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस जो होता है उसको आप डेबिट साइड पर लिखते हो, वो दे रखा था 7200। तो याद आ गया ना। तो ये तो है आपकी लायबिलिटी क्रेडिटर्स की। फिर आपको बताया था कि अगर हम उनको एडवांस देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होता है। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस यानी कि जो एडवांस है उसका ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा था हमको 11,000 और एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस हमको दे रखा था 19,000। तो ये हमने एडवांस का क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, राइट। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हम इनको पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को या सप्लायर्स को, उसके लिए हम लिखते हैं डेबिट साइड पर टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसका मतलब होता है कि हमने उनको पेमेंट करी। तो क्वेश्चन ने हमको बता रखा है कि हमने 1,02,000 रुपए की पेमेंट करी। तो बस आपका क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज हो गया। तो डेबिट साइड का आप टोटल कर लो, 1,20,200। तो 1,20,200 में से जब ये दोनों माइनस करोगे तो आपका एक बैलेंसिंग फिगर यहां पर बचना शुरू हो जाएगा। कितने रुपए? 91,400। तो इसको मैंने बोला था कि ये एक प्रकार से लिखते तो हैं हम बाय स्टॉक अकाउंट और ये होती है हमारी क्रेडिट परचेज। इसका मतलब हमने 91,400 का सामान उधार पे खरीद लिया है, राइट। यही था कॉन्सेप्ट। फिर हम बनाते थे स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में हम लिखते थे कि जो भी हमारे पास मटेरियल है उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, टू बैलेंस बीडी। तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 6200। उसके बाद जितनी हमने क्रेडिट परचेज करी वो भी हम अपने स्टॉक अकाउंट में लिख लेते थे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो 91,400 की हमने क्रेडिट परचेज करी। कैश परचेज अगर दी होती तो आप लिख लेते, मैं निल लिख रहा हूं क्योंकि उसने खुद ही बोला था निल है, राइट। पहले इतना कॉन्सेप्ट याद आ गया। फिर स्टॉक के क्लोजिंग बैलेंस को हम लिखते थे बाय बैलेंस सीडी और स्टॉक का हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 4800। बेचा हमने कुछ है नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका एक बैलेंसिंग फिगर अब क्रेडिट साइड पर बचना शुरू हो गया। तो 97,600 में से 4800 आप माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 92,800। तो इसका मतलब इतना स्टॉक आपने कंज्यूम कर लिया है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अब हम डेबिट साइड पर शो करेंगे। तो दिस इज बेसिकली योर आंसर। और प्रेजेंटेशन के हिसाब से जब हम एग्जाम में दिखाएंगे तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर छोटा सा 2 लाइन का, उसमें डेबिट साइड में शो कर देंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका मतलब हमने स्पोर्ट्स मटेरियल जो कंज्यूम कर लिया वो निकाल लिया 92,800 स्टॉक अकाउंट से। तो देखो पूरा कॉन्सेप्ट इसमें फिट हो गया कंज्यूम्ड पार्ट का। तो बड़े से बड़ा सवाल आ जाए तो आप इस तरह से कंज्यूम पार्ट को निकाल पाओगे। ओके, परफेक्ट। तो अब एक बड़ा सवाल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारी किताब में। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर वाले में पूछ लेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रूरल लिटरेसी सोसाइटी एज ऑन 31 मार्च। तो बेसिकली हमको 2 चीजें मेनली प्रिपेयर करने को बोल सकता है वो ज्यादा से ज्यादा, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। फिर हमको वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देता है। तो एक बार हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं ऊपर ऊपर से, सो दैट फिर जब सॉल्व करें तो इजी रहे। तो उसने सबसे पहले हमको दे रखा है टू बैलेंस बीडी रिसिप्ट साइड पर। तो टू बैलेंस बीडी का मतलब ये होता है कि ये हमारा ओपनिंग कैश का और ओपनिंग बैंक का बैलेंस है। तो इसको हमें ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर लिखना पड़ता है एसेट साइड पर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमको उसने दे रखा है सब्सक्रिप्शंस।
जिसमें हमको प्रीवियस ईयर के 12,000 मिले, करंट ईयर के 2,65,000 मिले, फ्यूचर ईयर के 5,000 मिले, लेकिन कुल मिलाकर 282 मिले। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हो कि हम इनकम की तरह इसको निकालेंगे और ट्रीट करेंगे। उसके बाद है लेगेसी। तो लेगेसी क्या थी? लेगेसी हमारे लिए एक नॉर्मल इनकम थी, क्योंकि क्वेश्चन अगर कुछ ना बोले लेगेसी के बारे में तो हम मानते हैं जनरल लेगेसी है, और जनरल लेगेसी पे हम डिस्कशन कर चुके थे कि इनकम मान लेते हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट आपको बताया था कि क्या होती है, एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, क्योंकि ये सरकार हमारे को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए देती है ना, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी, क्योंकि ये हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये भी एक आइटम डिस्कस करा था कि हमने अपना एसेट बेच दिया। तो मैंने आपको बताया था कि एसेट बेचना जो होता है वो कोई इनकम या एक्सपेंडिचर नहीं होता, लेकिन उसकी बुक वैल्यू 50,000 है और बेचा आपने 37,000 का, तो आपका नुकसान हो गया, लॉस। कितना? 13,000। तो हम सिर्फ लॉस को ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, यानी कि हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ फिक्स डिपॉजिट पर, तो ये तो हमारे लिए एक नॉर्मल इनकम है। पहले इतना क्लियर। उसके बाद पेमेंट साइड में आ जाओ। जनरल एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए नॉर्मल एक्सपेंस है। न्यूज़पेपर हमारे लिए नॉर्मल एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए नॉर्मल एक्सपेंस है। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक ऑन 30 सितंबर। हाँ, अब जब हमने फिक्स डिपॉजिट करा बैंक में या फिक्स्ड डिपॉजिट खरीदा, एक तरह से कह लो, ये हमारे लिए एसेट है, तो 1,80,000 को हम अपने एसेट साइड पर शो करेंगे। अब इसमें हमने 30 सितंबर को ये एफडी करी और 10% पर एनम के हिसाब से इस पर हमें ब्याज मिलना था। तो इसको हमेशा कैलकुलेट करके चेक करना पड़ता है कि हमें जितना मिलना चाहिए था क्या उतना मिला है या नहीं। तो 1,80,000 का आप 10% कैलकुलेट करो फॉर 6 मंथ्स, 9,000। तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 9,000 मिलना चाहिए। अब आप देखो रिसिप्ट साइड पे कि आपको इंटरेस्ट रिसीव यानी कि मिला कितना है? सिर्फ 4,500। तो इसका मतलब आपको 4,500 का इंटरेस्ट अभी मिला नहीं है, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट एक्रूड। तो इस तरह से आपको यह पता चलता है कि इंटरेस्ट एक्रूड कितना है। तो जब भी इंटरेस्ट होगा एफडी पर या किसी भी इन्वेस्टमेंट पर, आपको हमेशा ये चेक करना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था पर मिला कितना है। तो अगर कम मिला है तो आप रिमेनिंग को एक्रूड लिख लोगे, ज्यादा कभी मिलेगा नहीं। क्लियर हो गया अभी पॉइंट? फिर उसके बाद नेक्स्ट हमको दे रखा है बुक्स। इस पर भी हमने चर्चा करी थी। बुक्स क्या होती है? एसेट। वेरी गुड। तो ये 70,000 भी एसेट है। उसके बाद सैलरी एक नॉर्मल खर्चा है, रेंट एक नॉर्मल खर्चा है, पोस्टेज एक नॉर्मल खर्चा है, फर्नीचर ये हमारा एसेट है, और बाय बैलेंस सीडी यानी कि ये हमारे क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस है, तो इनको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो पहले अंदर के आइटम्स बिल्कुल फेमिलियर हो गए। फिर इसके बाद नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है नंबर 1 पॉइंट में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 एंड ऑन 31 मार्च 2021। तो आपको ओपनिंग बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग के भी एंड आउटस्टैंडिंग दोनों दे रखे हैं, तो ये हम कर लेंगे। सेकंड में लिखा है ऑन 31 मार्च 2021 सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000। तो 6,000 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है यानी एट द एंड, ये भी हम कर लेंगे। एंड 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस, और हमने रेंट 1 महीने का एडवांस में दे रखा है। तो इसका मतलब आपने रेंट जो है जो पे करा है वो 13 महीनों का कर रखा होगा। इसका मतलब ये है क्योंकि आपने 1 महीने का एडवांस करा, तो वैसे तो साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन आप अगर 1 महीने का एडवांस में पे कर रहे हो, इसका मतलब आपने इस साल 13 महीने का पे कर दिया होगा रेंट। सही तो, गलत तो नहीं बोल रहा? तो आप देखो आपने कितना रेंट पे कर रखा है, 65,000। तो अगर 65,000 जो रेंट है वो 13 महीने का है क्षितिज भाई, तो जल्दी से बताओ 1 महीने का कितना हो गया? 65,000 को 13 से भाग दो, 5,000। तो इसका मतलब आपने कितना रेंट प्रीपेड कर रखा है? 5,000। इसका मतलब आपने 1 महीने का रेंट जो है वो प्रीपेड कर रखा है ना, तो 1 महीने का आपने एडवांस में पे कर रखा है, तो दैट इज 5,000 रुपए इज प्रीपेड रेंट। फिर उसके बाद नंबर 3 में कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल
सोसाइटी के पास फर्नीचर था 1,20,000 का और बुक्स थी 50,000 की। तो ये हमको 1 अप्रैल के उनके एसेट्स दे रखे हैं जो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमको 3 ढांचे बनाने पड़ेंगे, फिर सॉल्व करते हैं साथ साथ। 3 ढांचे कौन कौन से? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये तो मेन सॉल्यूशन, और वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो तो 3 ढांचे जो हैं वो मैं थोड़ा रफ तरीके से बना रहा हूं, मतलब ज्यादा उसमें सुंदरता पर फोकस नहीं है, मेरा फोकस जो है वो सिर्फ आइटम्स पर है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेता हूं, बैलेंस शीट बना लेता हूं 31 मार्च 2021 की यानी क्लोजिंग वाली, और एक बना लेता हूं 31 मार्च 2020 की यानी ओपनिंग वाली, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन यहां पर मेरा कम फोकस है क्योंकि मैं जल्दी सॉल्व करूंगा, तो आप भी थोड़ा स्पीड बनाकर रखना। चलो तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, आइटम वाइज आइटम ऊपर से लिखना शुरू कर देते हैं रिसिप्ट साइड से। तो सबसे पहले हमारे को ओपनिंग कैश दे रखा था 40,000 और ओपनिंग बैंक दे रखा था, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलर्स नहीं लिख रहा, वो तो अब हमने रीड ही कर लिया, आपके पास किताब में भी है। तो एसेट साइड पे 40,000 लिख दिया और 1,55,500 बैंक बैलेंस लिख दिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस, तो सब्सक्रिप्शन कहां लिखनी है हमको? इनकम साइड पे। तो इनकम साइड पे लिख लो सब्सक्रिप्शंस, और अंदर ही ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था? टोटल सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड 282 प्लस क्या? आउटस्टैंडिंग एट द एंड, वो हमको नीचे दे रखे हैं 15,000, माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, वो भी नीचे दे रखे हैं 20,000, यही था, और माइनस एडवांस एट द एंड। हमें कितना एडवांस मिल रखा है? 5,000, वो आपको दे रखा है ना सब्सक्रिप्शन में 2021-22 के बीकॉम के पैसे मिल रखे हैं। तो बस इसको सॉल्व करके बाहर देख लो क्या आएगा। 272 बिगिनिंग वाले आउटस्टैंडिंग दे रखे थे 20,000, ये रे, और नीचे ही दे रखे थे ना बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग। तो हाँ, एडवांस बिगिनिंग के कोई नहीं है तो उसको 0 छोड़ देते हैं। तो बिगिनिंग एडवांस कुछ नहीं था, मतलब +0। तो सब्सक्रिप्शन इनकम आ गई 272। अब क्योंकि हम बैलेंस शीट भी बना रहे हैं तो हमको ये आइटम्स बैलेंस शीट में भी तो दिखाने पड़ेंगे ना। तो पहले मैं बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट में लिख देता हूं। तो बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिख लो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 20,000। फिर मैं एंड वाली बैलेंस शीट में लिख लेता हूं एसेट साइड पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब हमें मिलने चाहिए थे पर मिले नहीं, 15,000। और एंड वाली बैलेंस शीट में ही लिख लेता हूं लायबिलिटी साइड पर सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस में मिल गए, लायबिलिटी 5,000। तो ये क्लियर हो गया। तो एसेट्स को एसेट साइड पे लिख लिया, लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड पे लिख लिया। फिर उसके बाद आपको अगला आइटम दे रखा था लेगेसी। तो लेगेसी कहां लिखनी है? इनकम में लिख लो लेगेसी 12,500। फिर उसके बाद हमको दे रखा है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट कहां लिखना है? लायबिलिटी में, है ना, क्योंकि हमने पढ़ लिया था ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो बैलेंस शीट में आप गवर्नमेंट ग्रांट को लायबिलिटी में लिख लो 1.5 लाख। 1,20, ओके सॉरी 1,20। उसके बाद था सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो मैंने कहा था फिलहाल इसको कहीं मत लिखो इनकम एक्सपेंडिचर में, लेकिन उस पर हमने लॉस निकाल लिया था 13,000 का, तो उस लॉस को अपने एक्सपेंडिचर साइड पर लिख दो, लॉस 13,000 डेबिट साइड पर। बाकी फर्नीचर की वैल्यू जो है वो हम बाद में भी देखेंगे। उसके बाद दिया था उसने इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो होता है वो हमारे लिए क्या है? इनकम। तो इंटरेस्ट रिसीव हमें हुआ 4,500। तो इनकम साइड पर लिख लो इंटरेस्ट 4,500, और इसमें क्या था? एक्रूड इंटरेस्ट भी था। तो एक्रूड इंटरेस्ट को ऐड कर दो। तो एक्रूड इंटरेस्ट
4500 इसमें जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट इनकम 9000 बाहर आ जाएगा। और एक्रूड इंटरेस्ट को दूसरी जगह कहां लिखना होता है? एसेट साइड में, बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक्रूड इंटरेस्ट लिख लो 4500। तो ये भी क्लियर हो गया एक्रूड इंटरेस्ट का पॉइंट। फिर हमको रिसिप्ट साइड तो खत्म हो गई, पेमेंट साइड पे आ जाते हैं। दे रखा है जनरल एक्सपेंस, तो ये तो सीधा लिखते चलो खर्चा 32,000। उसके बाद दे रखा है न्यूज़पेपर, ये भी खर्चा 18,500। उसके बाद दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी, ये भी खर्चा 30,000। और उसके बाद दे रखी है एफडी 1,80,000। तो एफडी को फिर आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिखना 1,80,000। उसके बाद फिर दे रखी है बुक्स, तो बुक्स को भी एसेट साइड में लिखना, अभी अंदर की तरफ लिख लो 70, थोड़ा अंदर की तरफ, बाहर मत लिखना। उसके बाद दे रखी है सैलरी, तो सैलरी कहां है? खर्चा है, तो अभी अंदर लिख लो सैलरी 36,000। और नीचे एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो, उसमें दिया था सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है 6,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें प्लस, तो 6,000 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग भी आ गई। तो इसका मतलब सैलरी का खर्चा बन गया 42,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां लिखेंगे? लायबिलिटी साइड पर, बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख लो लायबिलिटीज में। तो एडजस्टमेंट्स आपको 2 जगह लिखनी पड़ती हैं, ये तो बचपन में सिखाया होगा 11th के अंदर भी। फिर इसके बाद है अगला आइटम सैलरी के बाद रेंट। तो रेंट क्या है? एक्सपेंस, तो अंदर लिख लो 65,000। और फिर से एडजस्टमेंट नंबर 2 जो हमने डिस्कस करी थी कि हमने 1 महीने का रेंट एडवांस में पे कर रखा है, यानी प्रीपेड है। तो प्रीपेड रेंट को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि वो इस साल का तो है नहीं। कितने रुपए निकाला था? 5,000, तो 5,000 रेंट को माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब रेंट का एक्सपेंस आ गया 60,000। यहां तक ओके। और प्रीपेड रेंट को कहां लिखोगे आप? एसेट साइड पे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लो प्रीपेड रेंट 5,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट आइटम है जी पोस्टेज चार्जेस। तो ये तो नॉर्मल खर्चा है, खर्चे में लिख लो डेबिट साइड 3,000। उसके बाद फर्नीचर परचेज्ड 1,05,000। अभी इसको लिख नहीं रहा, याद रखते हैं फिलहाल माइंड में, 1,05,000। और बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये भी हमारे क्या हैं? एसेट हैं। तो इनको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिख लेता हूं। तो कैश 30,000 और बैंक 82। तो पहले सारे आइटम्स की पोस्टिंग आपको क्लियर हो गई, फेमिलियर हो गए सब। फिर एडजस्टमेंट 1 हम कर चुके, 2 हम कर चुके, 3 पढ़ लेते हैं। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब कि ओपनिंग में सोसाइटी के पास फर्नीचर था 1,20,000 का। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर लिख लो 1,20,000। और कह रहा है बुक्स भी थी 50,000 की, तो बुक्स भी लिख लो एसेट साइड पे 50,000। ठीक है। तो अब पहले मैं बुक्स को क्लोज कर रहा हूं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग में बुक्स हमारे पास 50,000 की थी, ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स 50,000 की थी, और हमने 70,000 की और खरीद ली थी इस साल, है ना, लिखा था। तो इसका मतलब बुक्स जो है वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने रुपए बाहर आ जाएगी? 1,20,000। तो बुक्स की फिगर क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,20,000 बाहर आ जाएगी। ओके। अब फर्नीचर पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना था? 1,20,000, राइट। चलो इधर वर्किंग दिखाता रहता हूं। फिर हमने कितने रुपए वाला फर्नीचर बेच दिया था बुक वैल्यू? तो 50 वाला बेच दिया था, तो वो फर्नीचर की वैल्यू को कम कर देगा। और फिर हमने फर्नीचर खरीदा भी था, परचेज कितने का?
1.5, तो 1.20 में से 50 गया और 1.5 और जोड़ लिया, तो इसका मतलब मेरा फर्नीचर अब कितने का हो गया होगा? 175, 175 का ही हो गया होगा, है ना? तो अब आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने रुपए दिखाने हैं फर्नीचर के? 175। तो मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं जगह की कमी की वजह से, 175 फर्नीचर। बट क्लियर हो गई वैल्यू फर्नीचर की कैसे निकली? चलो, तो अब पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे और मेरे ख्याल से एक बार में आंसर भी आ जाएगा और आप समझ भी जाओगे। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो क्रेडिट साइड का क्या टोटल आएगा? तो टोटल तो आ गया 293,500, 293,500। तो आपका डेबिट साइड पर जो बैलेंस बच गया सरप्लस, वो बच गया 95,000। तो आप लिख लो सरप्लस आ गया 95,000, ठीक है। अब सरप्लस को हम वैसे कहां पर लेके जाते हैं, कहां पर लेकर जाते हैं? अपने कैपिटल फंड में जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है उसके अंदर जोड़ देते हैं सरप्लस। यही करते हैं कि जो भी हमारा कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस होता है उसके अंदर हम सरप्लस को जोड़ देते हैं। अब ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड का टोटल करना पड़ेगा, और क्योंकि लायबिलिटी साइड में तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो जो भी वो टोटल आएगा वही हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड भी बन जाएगा। तो वो एक बार टोटल बता दो क्या आ रहा है? 385,550। तो ओपनिंग कैपिटल फंड आपका आ गया 385,550। तो हम कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे 385,550। तो प्रोसेस क्लियर है सबको? 500, सॉरी 500, सॉरी 50 मैंने ऐसे ही बोल दिया, 500, 385,500। तो प्रोसेस क्लियर। तो अब 385,500 प्लस 95,000 सरप्लस, तो बाहर आ जाएगा 4,80,500। तो अब हम दोनों साइड का टोटल करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। मैं लायबिलिटीज का कर रहा हूं, आप एसेट का करो। तो लायबिलिटी का तो आ रहा है 6,11,500, और एसेट साइड का भी मजेदार बात ये मैंने करके देखा तो 6,11,500 ही आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों साइड हमारी टैली हो गई। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर किताब वालों का तो अलग आ रहा है सरप्लस, तो अब किताब वाले क्या चीता बना कर रहे हैं बताओ? तुम तो होशियार हो। किताब वाले क्या चीता बना कर रहे हैं? कह रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट जो हमें मिली वो कोई कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, वो साधारण इनकम है। कह रहे वो इनकम में डाल लो। तो अब देखो, अब मैं आपका हो गया आंसर, ये कंप्लीट है, बिल्कुल ठीक है, मैं लेकिन फिर भी उनके हिसाब से कर रहा हूं, किताब वालों के चीते पने के हिसाब से। कह रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, कह रहे हैं ये तो एक साधारण इनकम है। तो मान लो मैं गवर्नमेंट ग्रांट को 1,20,000 को इनकम की तरफ लिख लेता, तो जैसे ही मैं गवर्नमेंट ग्रांट इनकम की तरफ लिखता 1,20,000, तो मेरा सरप्लस भी 1,20,000 से बढ़ जाता। तो मेरे सरप्लस की फिगर अब 95 आने की बजाय आ रही होती 2,15,000। मेरे सरप्लस की फिगर कितनी आ रही होती? 2,15,000, 95 से बढ़ जाती। अब जैसे ही सरप्लस 2,15,000 होता तो ऑटोमेटिकली मैं अपने कैपिटल फंड में भी सरप्लस 2,15,000 ही जोड़ता, और कैपिटल फंड में सरप्लस 2,15,000 जोड़ता तो ये फिगर 4,80,500 आने की बजाय ये आ जाती 6,05,000। तो अब भी आप लायबिलिटी साइड का टोटल कर लो, तो 6,05,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, तो भी 6,11,500 ही रहेगी। तो बेसिकली पहले हम गवर्नमेंट ग्रांट अलग से 120 शो करके ऐड कर रहे थे लायबिलिटीज को, लेकिन उसने कहा कि ये गवर्नमेंट ग्रांट सरप्लस इनकम में ले लो, तो सरप्लस बढ़ा दिया, सरप्लस बढ़ के कैपिटल फंड में चला गया, तो अल्टीमेटली लायबिलिटी वही की वही रही। तो किताब वाले ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हमारा ज्यादा सही है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट को हम क्या मानते हैं? कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। बाकी ऑल्टरनेटिव तरीके रहते हैं, तो आप चिंता ना करना।
एग्जामिनर भी शातिर होते हैं, उन्हें पता होता है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो सरप्लस क्लियर हो गया निकालने का तरीका, एडजस्टमेंट्स क्लियर हो गई, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट का खेल क्लियर हो गया। परफेक्ट। तो ये था आपका एनपीओ चैप्टर के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जिसमें 3 नंबरी और बड़े नंबरी फुल ओवर।